ले जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का में बड़ा मैच रहा हमारे लिए। तो हर मैच ही बड़ा हो गया भाई, जब से हम अगर मगर की सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो फिर यही होता है। अच्छा, 92 की निशानियों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क़यामत की निशानियों में ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान अब आपको हराती हुई और टॉप पॉइंट्स पर हमसे भी पहले 8 ले गई है। तो ये सोचने की बात है पीसीबी के लिए, सोचने की बात है पाकिस्तान क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, करताओं धरताओं के लिए और पाकिस्तान के बड़े बड़े नामी ग्रामी सुपर स्टार्स के लिए। बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि आप जब ये काम पर उतर आए ना भाई कि आप मैचेस आसान वाले हार जाएं जो आपने जीतने हो, आप वहाँ तवज्जो ना दें और फिर आप आखिर में बैठे रोते रहें कि कौम दुआएं करें। हम तो करेंगे यार, हमारी टीम है, और आप तो खेलें यार। जो दुआएं हम कर रहे हैं उसका सिला देने के लिए कोई अच्छी गेम खेल लो भाई उन दुआओं का। देखिए, सबसे पहले तो ये पिक्चर आपको थोड़ा पहले पता होनी चाहिए थी कि एशिया कप में हमारे साथ क्या हुआ। वी लॉस्ट द टूर्नामेंट बैडली। हम 4-5 टीमों में 5 टीमें खेली थी, 6 नेपाल को डाल के, तो हम 5वीं पोजीशन पे या 4थी पोजीशन पे आए। वी लॉस्ट मिजरेबली अगेंस्ट इंडिया और हम किसी खाते में ही नहीं थे पॉइंट्स टेबल पे। इसी तरह एक और आपको मैसेज उस वक्त मिला, ये वर्ल्ड कप के स्टार्ट होते ही, जब एशिया कप और वो एशियन गेम्स में क्रिकेट हो रही थी, वुमेन टीम को भी हमने कहा यार ये तो डायरेक्ट क्वालिफाइंग करके सेमीफाइनल खेलेगी और फाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल का पहला मैच भी हार गई, दूसरा भी हार गई, थर्ड फोर्थ वाला। आपकी क्रिकेट टीम भी इंडिया से खेलने का शौक था, फाइनल खेलेंगे, एशिया कप में गोल्ड मेडल मिल जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। 0/0 ना। सर देखें, मेरी एक बात सुने। अब हम लोग बहुत पीछे से जो मर्जी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या आप अपने बोर्ड, अपने प्लेयर्स, इन चीज़ों को देखें तो आपको ये लगना चाहिए कि यार हम एक बड़ी टीम है। बड़ी टीम को इस पोजीशन पे कब तक खेलेगी भाई? सारी जिंदगी हम इसी तरह खेलते रहेंगे। और कि 1999 से वी हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल आज आपने शेयर किए थे स्टैट्स। ठीक है, आप एक छोटे मोटे टूर्नामेंट बीच में कि जी हमें उधर एशियन गेम में ये हो गया तो फलाने में ये हो गया। यार जब आप रेगुलर क्रिकेट खेलते ना, 99 से आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम टोटल इस दफ़ा 5 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत चुकी है। सर 87 में पहली दफ़ा जीती थी, 87 में पहली दफ़ा जीती थी, फिर हम 92 में जीते। उसके बाद से वो 4 दफ़ा और वर्ल्ड कप जीत गए। उसके बाद से इंडिया भी जीत गई, श्रीलंका भी जीत गई, इंग्लैंड भी करंट चैंपियन बन गई। आप तो किसी खाते में ही नहीं है फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बल्कि क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम रिवर स्विंग के साइंटिस्ट जनाब सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, बड़ा नाम सरफराज भाई का। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज हैं? जो दोस्त बैठे हुए हैं उनको भी सलाम। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। सर जी, आपने तो बहुत पहले, बल्कि कुछ दिन पहले आप हमसे बात हुई हमारे शो में, आप कह गए थे वो काफ़ी सारी चीज़ें हमने वैसा होता देखा। आपने तो उस वक्त कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इंज़मामुल हक बहुत लंबा अरसा चलेंगे। उसकी बहुत ज़्यादा रीजंस बताई थी। हो गया, इंज़मामुल हक साहब हट गए और बड़ी अजीब बात पे हटे। एक कंपनी, वो कंपनी ने फिर बोर्ड के साथ कोई कमीशन तय किया, उन पर इल्ज़ाम तो यही हैं। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चल रही है। सर बड़ी बात है, आपने तो बड़े दूर की सोची। देखें, इनको तो मैं काफी पुराना जानता हूँ ना, और ये आप देखें इसके और भी साथी हैं ना। अभी तो ये ला रहा था अपना, ये आपका जो दूसरा इसका साथी है, और उसके बाद फिर मुश्ताक ने आना था, इस तरह और लोगों, सकलैन ने आना था। ये एक ग्रुप इसने बना के रखा हुआ था। यूसुफ को ये कह रहा था जूनियर का अपना बनाए इंचार्ज। ये ऐसे डिक्टेट कर रहा था हर चीज को, जैसे ये मालिक है हर चीज का। चेयरमैन साहब सादे से आदमी हैं, उन्होंने इनके ऊपर ट्रस्ट किया कि ठीक है ये सीनियर प्लेयर हैं, ये ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन ये मजहबी जरूर हैं लेकिन हरकतें इनकी ऐसे नहीं है। और उसके बाद आप देखें कि इसने वो बाबर आजम को भी अपने हाथों में लिया हुआ है। उसके बाद फिर रिजवान है और कुछ प्लेयर हैं। तो उसके बाद फिर इसने चेयरमैन को ये झांसा दिया कि जी मैं सारे आपके काम ठीक कर दूंगा। तो उस चेयरमैन ने कहा ठीक है, फिर इंडिया जाके कॉन्ट्रैक्ट का साइन करके वो मामला तय करके आओ। ये फिर 2-3 दिन के लिए इंडिया गया है, वहां पर पता नहीं क्या चंद चढ़ा के आया है, और वहां से फिर वापस आके
तो ये सारी चीजें सामने आई हैं और हर चीज इसने छुपाई हुई थी। भाई आप शुरू में बता दें कि मैं प्लेयरों का एजेंट भी हूँ, पार्टनर हूँ इस कंपनी में, ताकि एक चीज वाज़ेह हो जाती। फिर उसके बाद आपको रखना था या नहीं रखना था, आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी हैं, उसके बाद फिर आप एजेंट भी हैं, उसके बाद फिर आप प्लेयरों को कह रहे हैं कि हम आपको मैचेस में रखेंगे, टीम में रखेंगे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे और 30%, ये आप हैरानकुन बात है कि जो सैलरी या जो पैसे मिलेंगे उसका 30% इनको मिलेगा। हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं होता कि 30%, 2, 4, 5% की बात होती है जनरली। तो ये देखें इतने बड़े लुटेरे हैं ये। जी सरफराज साहब, सर ये चीज़ें हमारी क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। मतलब अगर आप देखें तो मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया में। अभी साबित नहीं हुआ, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपना काम ज़रूर कर रही है, लेकिन जो चीज़ें सामने आई और फिर इंजमाम साहब को इस्तीफा देना पड़ा बतौर चीफ सिलेक्टर, उसके बाद पूरी दुनिया जगह आई है। कभी चेयरमैन का मसला तो कभी चीफ सिलेक्टर का मसला। अभी तो वो देखें, एक अपना एंकर है अपना, उसने भी अपने एक प्रोग्राम में ये बताया, मुबशर लुकमान ने, वो तो कह रहा अभी बड़ी चीजें बाहर आनी है। ये तो अभी छोटा सा उसने चीज सामने लेके आया है। अभी तो जुआ ग्रुप के भी लोग वो बता रहा था, इसका जो मैचेस एशिया कप हुआ है उसके भी कई चीजें आनी है। उसके बाद अब ये जो हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ इंडिया। अब एक मैच आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, और उससे पहले आप देखें क्या परफॉर्मेंस है। तो ये सारी चीजें हैरानकुन आदमी को कर देती हैं। अब कल का मैच दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे हम मैच जीतें, कल का भी और अगला भी, और एक बड़े मार्जिन से जीतें, ताकि जो मुल्क सारी कौम इंतजार में है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, और लोग पूरा कौम दुआ गो है कि अल्लाह ताला आगे कि ये हमारी टीम को सुरखरू करें। जी रिजवान भाई। नहीं सरफराज भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे उस दिन हमने ना ये डिस्कस भी किया था कि ये अभी चीज़ें क्लियर तो नहीं है, लेकिन अगर एक कंपनी में एक बंदे का नाम आ जाए कि वो डायरेक्टर है ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए होता है कि जब आपने नौकरी ली चेयरमैन सिलेक्टर की, तो उस वक्त आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है, और ये इन्होंने नहीं किया। ये इसी वजह से, वरना तो ये कभी भी ना रिजाइन करता और कहता जी फैक्ट फाइंडिंग कर लें, अगर मैं क्लियर हो गया तो आ जाता। ये इतनी क्लैरिटी थी, तो ये पाकिस्तान में तो आपको पता है रिजाइन करने की आदत ही नहीं है, तो ये रिजाइन इसी वजह से हुआ कि ही नोज के ही इज गिल्टी। तो वो तो सरेआम पता है। कोलचेस्टर में देखें कंपनी है, और एक इसका भाई है वहाँ, और एक तला है, और एक रिजवान, और ये 4 डायरेक्टर है वहाँ पे। मैंने तो वो सारा यहाँ इन्वेस्टिगेट किया है, वो वेबसाइट पे जाके 16 सफ़ों की है ये, इनका सारी डिटेलें, और ये वहाँ से अभी तो 1100 पाउंड उस कंपनी के अकाउंट में मौजूद हैं, जो 2 साल से बनी है। लेकिन अच्छा। अभी ये देखें, ये ब्लैक मेलिंग भी, ब्लैक का भी काम करेंगे। जो इनको पैसा मिलेगा ये कंपनी के अंदर कभी नहीं डालेंगे, बाहर से ले लेंगे अपना, और लेकिन वो कंपनी को ये भर के भेज देंगे कि ये हमने ये कमाया, ये खर्चे हुए हैं, और इस तरह की चीजें। 2 नंबरी जो काम होता है वो सामने सारी दुनिया को पता है कि 2 नंबरी क्या होती है। एंड दे आर वन ऑफ, देखो मलिक क़य्यूम ने इनको सजाएं दी हुई हैं, जी हाँ। और मलिक क़य्यूम ने लिखा हुआ है कि इनको क्रिकेट बोर्ड के करीब तक न लाएं, तो उसके बावजूद ये बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं। जी सर 1 लाख रुपया मेरा ख्याल है फाइन हुआ था ना? फाइन तो हुआ इनको। जी 1 लाख रुपया गालिबन इनको, और कुछ तो 5 छोटा भी। लाख। और सलान, फाइन का बेसिकली मकसद ये नहीं होता कि कुछ नुकसान आपने पहुंचाना है, फाइन का मकसद ये होता है कि आपने गिल्टी करार दे दिया। हाँ। सो दैट मीन्स उसके बाद तो अगर जस्टिस की उनकी रिपोर्ट में ये आ गया और इन्होंने वो फाइन पे किया या उसको डिस्प्यूट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वो गिल्ट मान गए अपनी। उसके बाद तो क्रिकेट बोर्ड का बनता ही नहीं इनको सिलेक्टर बनाना या चीफ सिलेक्टर बनाना या किसी भी कमेटी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी में रखने का। अच्छा, ये बिल्कुल, क्या मैं इसको अगर लूँ सरफराज साहब, तो ये ऐसा ही है उस जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट के बाद जैसे हमने आमिर, आसिफ और सलमान बट को दूर रखा? नहीं, वो वापस आ गए सारे फिर। हाँ, लेकिन सर आसिफ नहीं आया। तो सलमान बट तो फिर रोल में काम कर भी रहा है वो, लेकिन आसिफ नहीं आया वापस।
नहीं, आसफ तो चला गया ना अमेरिका, अब उधर ही चला गया। लेकिन उसको इजाजत थी क्रिकेट खेलने की, अपना क्लब क्रिकेट या फर्स्ट क्लास। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि और आमिर तो आया ना वापस। हाँ जी, वो आमिर तो आया। उसको जुआ ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने जोर लगा के, और सेठी ने इसको दोबारा वापस रख लिया। अब सेठी भी तो इस ग्रुप का ही आदमी है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, ये इंतजाम की और एक दो बातें बता देता ना, ताकि मेमोरी फ्रेश हो जाए लोगों की। 1 करोड़ रुपया इसने लिया था कि रिटायरमेंट लेने का। बोर्ड को इसने कहा जी मैं रिटायरमेंट लेता हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपया दें। तो 1 करोड़ इसको मिला रिटायरमेंट का। उसके बाद इसने फिर बड़ी शर्तें लगवा ली। एक ये शर्त थी कि मियांदाद से ये रन ज्यादा करेगा या नहीं, और 4-5 रन का फर्क था। ये अगले दिन जब बैटिंग करने गया है तो पता नहीं करोड़ों अरबों की शर्तें होंगी, तो इसने आगे निकल के स्टंप हो गया और मियांदाद का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए या देख लेना कभी। तो उसमें भी शर्तें लगी हुई थी और वहां से भी इसने पैसा कमाया। ये जगह जगह जुआ खाते हैं। मैं कहता हूँ इंडिया का बुक मेकर इसकी शादी पे 10 लाख का इसको तोहफे भेज रहा है इंडिया से। आपको तो मुझे तो नहीं भेजता कोई। तो ये सारे एक ग्रुप में मौजूद हैं। और ये जो नासिर हुसैन कहता है कि एक दफा आप इसमें शरीक हो जाएं तो दे विल रोप यू इन, फिर आप बच नहीं सकते जी। सर एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं और थोड़ा सा अफगानिस्तान वाला मैच और पाकिस्तान की सिचुएशन इस पर भी बात करते हैं। बोर्ड के जो अगले मामला चल रहे हैं उस पर ज़रा सरफराज साहब की राय ज़रूर लूँगा, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन है, बहुत बेहतर और बहुत शानदार जानते हैं बोर्ड के मामला को। तो ज़रा उस पर भी बात करते हैं, जो कुछ हो रहा है क्या ये ठीक हो रहा है या ऐसा होना नहीं चाहिए था, जितनी कंट्रोवर्सी बन गई है वर्ल्ड कप के बीच पे। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। लेजेंडरी सरफराज नवाज हमारे साथ मौजूद हैं और रिजवान हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई, मेरा ख्याल है सरफराज साहब से आप भी सवाल करें, मैं भी कह लेता हूँ। हम जरा मैच पे भी उनसे बड़ी एक्सपर्ट राय तो हमारी हो नहीं सकती, बड़ी सीधी सी बात है। सर सरफराज साहब, अफगानिस्तान वाला मैच और इंडिया का श्रीलंका वाला मैच, वो तो हमें फ़ायदा दे गया कि श्रीलंका को उन्होंने बड़ा बुरा हरा दिया, लेकिन अफगानिस्तान सर वैसे हमारे लिए सोचने का मकाम है कि अफगानिस्तान पॉइंट्स टेबल पर आपसे ऊपर खड़ी है। जी जी बिल्कुल। आज वो 2 पॉइंट लेके तो हमसे 2 पॉइंट आगे चले गए ना सर बिल्कुल। लेकिन रन एवरेज का पता चलेगा बाद में कि अगले मैचेस उसके इतने आसान नहीं है। जी जी। लेकिन सरफराज सर ये कोई मतलब हमारे लिए कुछ जस्टिफाई करने वाली बात है कि यार हम इतनी बुरी क्रिकेट खेलें कि हमसे बेहतर अफगानिस्तान खेल गई और अफगानिस्तान अब थ्रेट बन गई है। 8 पॉइंट है सर, 2 मैचेस हैं, अगर 2 में से एक भी कोई जीतते हैं, अव्वल तो थोड़ा मुश्किल मैचेस हैं, तो 10 तो वो आराम से ले लेगी। हमें लड़के 10 पॉइंट लेने हैं। देखें हमारा सबसे बड़ा नुक्स ये है कि एक तो बोर्ड बीच में बदल गया। जमीन राजा को चाहिए था और शान मानी को कि उस वक्त से ये वर्ल्ड कप की तैयारी करते। अब इंडिया में देखें उन्होंने अपना एक सीनियर प्लेयर को लगाया है 2 साल से, वो कोशिश इसी में था वर्ल्ड कप के लिए अपना बैकअप भी तैयार करे। हमने तो 3-4 साल से वही प्लेयर खिलाते रहे हैं और बैकअप हमने तैयार ही नहीं किया। एक फास्ट बॉलर अनफिट हुआ है तो सारा कोलैप्स कर गई बॉलिंग। तो उसके बाद आप ये देखें नया गेंद करने वाला पाकिस्तान के पास है ही कोई नहीं। सब कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी के अलावा सब पुराने गेंद के बॉलर हैं और वो नए गेंद के ऊपर कोई भी आया, रऊफ आए, वसीम आए या जो भी, तो हसन था वो बीमार हो गया, तो इन सबको मार पड़ती है। ये विकेट टेकर नए गेंद पे ज्यादातर है नहीं। तो दूसरा मैं ये कहूंगा कि उसके बाद फिर जो क्रिकेटर था चेयरमैन बना जमीर राजा साहब, उसका आप देख लें, उसने जूनियर क्रिकेट में चला गया। 1 अरब से ज्यादा जूनियर क्रिकेट PSL 9 टाइप की करवा दी और बाहर से बोलो लोगों को बुला के, और भाई तू अपनी क्रिकेट ठीक करो, अपने मुल्क के अंदर क्लबों को स्टैब्लिश करो। उसके बाद ये जो लीग होती है दूसरी,
एसोसिएशन वगैरह इनको अपना प्रमोट करो, लेकिन नहीं, ये अपने मौजों में लगे हुए थे। उसके बाद उसने भी कोई नहीं तैयारी की। उसके बाद सेठी साहब आ गए और सेठी साहब ने ये चांद चढ़ाया, ये आप गौर से जरा सुने कि उसने चीफ कोच डायरेक्टर जो रखा है वो अपना दरबी शहर में अपना कोचिंग कर रहा है टीम को, और वहां से टेलीफोन के ऊपर पाकिस्तान के प्लेयरों को देख रहा है। तो ये मैं हैरान हूं। सरफराज भाई, मैं देखें मिकी आर्थर तो डार्बीशायर में भी सारे अपना लीग में उसकी टीम जो है वो लास्ट पोजीशन में और रेलीगेट हो गई है। मेरा एक जो सवाल है ना सर, आप सारा बोर्ड वाली बातें तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस ऑफ प्लेयर्स यही खेल रहा था पिछले 3 साल से, T20 वर्ल्ड कप में भी, 21 में भी, 22 में भी और 23 में भी। मुझे जहाँ पे चीज़ों की कमज़ोरी लगती है ना, आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया कि फास्ट बॉलर हमारे पास नई बॉल वाला बॉलर ही नहीं है, लेकिन 2 साल में सरफराज भाई हमने स्पिनर भी कोई नहीं बनाया, हमने ओपनर भी कोई नहीं आइडेंटिफाई किया वनडे क्रिकेट के लिए। हम T20 में गलत ओपनर खिलाते रहे। रिजवान बाबर मेरे हिसाब से वनडे के बड़े अच्छे ओपनर हो सकते हैं अगर उनको शौक है 50 ओवर खेलने का, इधर वो पीछे चले जाते हैं या डर जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये आप देखें ये तो सबको पता था कि इंडिया में वर्ल्ड कप होना है और इंडिया की पिचें स्पिनर को भी सूट करती हैं। अब हमारे पास स्पिनर की आप बात करें, 4, 5, 6, 7 से नवाज खेल रहा है, उसने कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं की। उसका इंडिया के सारे बॉलर जो इंडिया में जो बॉलर मुख्तलिफ टीमों से खेल रहे हैं उनके सबके अपना ब्रेक होता है, इसका गेंद ही नहीं ब्रेक होता। उसके बाद दूसरा आप देख लें शदाब, वो आप एक लेके गए हुए हैं कि ये बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, तो समझ नहीं आ रही। उसके बाद फिर उसामा मीर को आपने 7 साल रखा है लेकिन मैच नहीं खिलाए, उसको ना मैच खेलने का तजुर्बा रहा है, वो बाहर ही बैठा रहा, और एकदम उसको वर्ल्ड कप में खिलाया तो उसका वो सिस्टम ही नहीं चला सही। अच्छा तो सरफराज साहब, सर एक तो अजीब सिस्टम और भी है, टीमें अनाउंस किए जा रहे हैं, मतलब खुद से आ रही हैं खबरें, वहीं से कैंप से आ जाती हैं। अब टीम अनाउंस में उन्होंने पहले ही बता दिया जी उसामा मीर है और वो नहीं है, शादाब नहीं है, शादाब और नवाज नहीं है, क्योंकि शादाब तो वैसे इंजर्ड था। देखिए अब ये मेरा सवाल इसमें सरफराज भाई से भी आपसे भी है कि आप या तो वर्ल्ड बेस्ट टीम हो ना और सारी टीमें आपके टेरर से डर जाती हो, तो आप एक दिन क्या 2 दिन पहले अनाउंस कर दें हम ये खिलाएंगे। यार आपको तो बुरा हाल है, आप 4 मैच हारे हुए हो, 6 आपके पॉइंट है टोटल, आप किस बेसिस पे अनाउंस करते हो? दूसरी टीम तैयारी कर लें आपकी। ऑफिशियल नहीं हुई लेकिन हाँ हो गई है, आपने क्या पता 3 स्पिनर खिलाने हो, शादाब नवाज सबको खिलाने, ट्विटर पे तो पूरी टीम पड़ी हुई है, पता चलना चाहिए दूसरी टीम को। सरफराज साहब ये जो शुरू हुआ हुआ है एशिया कप से कि हम टीम 24 घंटे पहले अनाउंस करते हैं, ये भी तो अपोजिशन को तो हम तैयार कर देते हैं। आप खुद इतना जबरदस्त क्रिकेट खेलें, आप खुद बताएं कि अपोजिशन तो मेंटली तैयार हो जाती होगी कि किसकी क्या कमजोरी और क्या स्ट्रेंथ है। नहीं देखें, इनको पहले अनाउंस नहीं करनी चाहिए, ठीक करते हैं आप। मौसम पहले देखना चाहिए कि क्या है, पिच देखना चाहिए क्या है, कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक फिर 2-3 घंटे पहले अनाउंस कर दें। अंदर के तौर पे ये आप बता दें कि ये ऐसे करना है वो करना है, लेकिन इनकी अब आप देखें कि बाबर है अकेला उधर, उसके बाद ये एक दिन पहले जाके मिकी आर्थर ने ज्वाइन किया टीम को, तो कोई प्लानिंग नहीं इनकी आपस में, और वो साउथ अफ्रीकन 5-4 रखे हुए हैं, वो बेचारे वैसे ही उनके आप देख लें कि क्या हालात है। ये कमजोर टीमों से खेल के नंबर 1 बन के इनको गलतफहमी हो गई थी कि पाकिस्तान नंबर 1 है, तो आप नंबर 1 का हाल देख लें क्या है। तो ये मैं कहूँगा कि प्लानिंग कुछ नहीं है, और ठीक कहा कि ओपनर आपके पास नहीं थे, अब ये दोबारा फखर आया है, कमजोर टीम के खिलाफ स्कोर कर गया है, अल्लाह करे कल भी स्कोर करे ये। लेकिन दूसरी तरफ देखें न्यूजीलैंड की भी इंजरीज हैं, और ये कैलकुलेशन जो निकल रही है कि ये 300 प्लस रन करें और न्यूजीलैंड को 200 पे आउट करें तो फिर जाके ये प्लस में जाएंगे। अगर अगला मैच जीतेंगे तो फिर ये न्यूजीलैंड से आगे जा सकते हैं सेमीफाइनल के लिए, वरना तो ये आपके सामने जो भी चीजें हैं। उसके बाद इंग्लैंड के साथ मैच है, इंग्लैंड की ठीक है टीम हार रही है, कमजोर नजर आती है, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो बिल्कुल जीरो आप समझे। तो बहरहाल अल्लाह करे कि दोनों मैच हम जीते और सुरखरू हुए
दूसरी चीज आप देख लें कि आज ये चेयरमैन साहब की और शाहिद अफरीदी की मैंने इसमें बात मुलाकात करनी थी हुई सर है। आपसे, क्या मुलाकात हाँ, रंग करिए। लाएगी सर? पहले प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं शाहिद आफरीदी, उसके बाद चेयरमैन साहब से मिले, तो मतलब ये अहम मुलाकात है, कुछ चाय और बिस्किट की मुलाकात तो नहीं है? नहीं, ये कल मुलाकात जो हुई है अफरीदी की, शाहिद अफरीदी की चेयरमैन से और प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने कहा है कि जूनियर जो प्लेयर हैं, यूथ जो हैं, उनको जाके प्रमोट करें और इस तरह की बात हो जाए। फिर आज मिलने चले गए चेयरमैन से, मेरी बात भी हुई है और उन्होंने कहा कि ये अफरीदी साहब आए थे और हमने वेलकम किया है और उसको कहा ठीक है आप यूथ को टेक ओवर करें और यूथ का जो अब फ्यूचर यूथ ही आती है तो टीम में बनती हैं तो आप जरूर आके काम करें। लेकिन दूसरा एक मुझे अफसोस की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने लग रहा था कि 4 माह का पेंशन देंगे और जो अफरीदी भी गया है तो उसके बाद उन्होंने आज अनाउंस कर दिया है कि ये वर्ल्ड कप तक हमने रखा है मौजूदा चेयरमैन को, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। हालांकि ये देखें कि इलेक्शन आ गए हैं, उसके बाद जो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो वाजिया है कि अपना आदमी लेके आएगा, तो इसलिए इनको उतनी देर तक रखना चाहिए था। फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, जैसे वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद आईसीसी की मीटिंग भी है, उसमें भी कोई फैसले होने हैं, उसके बाद फिर साथ ही वर्ल्ड कप 3 हफ्ते के बाद है। तो मेरा ख्याल है ये चेयरमैन को कंटिन्यू करवाना चाहिए था, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी ने सही गाइड नहीं किया जी। ये बात सही है कि ये थोड़ा सा रख लेते भाई, कि अगर हमने वर्ल्ड कप तक कहा है कि देखिए एक्सटेंशन दी है तो वर्ल्ड कप के बाद देखते ना। वो तो ऑटो पे चल रही होगी क्योंकि अभी तक तो आप कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। अभी भी आपने अगर तो जेन्युइन इलेक्शन नहीं करवाने और आपने एड हॉक तरीके से ही चलाई जाना, तो वो तो जब तक ये उसी की वजह से गवर्नमेंट चल रही है उसी तरह ब्रेक चलेगी। ब्रेक 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 से वापस आता हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। सरफराज नवाज साहब लेजेंडरी हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान हैदर मौजूद है, ब्रेक से आते हैं इस पर बात और करते हैं। वेलकम बैक। रिजवान भाई, सरफराज साहब जो बात कर रहे हैं, एक तो सही कह रहे हैं कि यार बिल्कुल ही अजीब बात है कि 19 तारीख तक आपने वक्त दे दिया, टीम आ रही है, वर्ल्ड कप तक रुक जाए भाई, या तो ये कर दो कि यार ठीक है, या तो हम हटा रहे हैं और टिल फर्दर ऑर्डर्स, हाँ। ताकि आपको कंटिन्यूटी का पता चले। जब आपने किसी को दूसरे को फैसला करना होगा उस वक्त तक तो कर लें। वर्ल्ड कप में कौन से बहुत ज़्यादा दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं, आज 3 तारीख है 19 को ना, एंड हो जाएगा, 19 को ख़त्म हो जाएगा, सो मैक्सिमम 2 वीक्स। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की ओवरऑल तैयारी का है ना, मुझे अभी भी लग रहा है कि हम वी आर रिलाइंग टू मच ऑन दी अदर फोर्सेज। हम अपनी गेम पे फोकस कम करते हैं और हमारा ध्यान ये है कि हम यहाँ पे जो कैलकुलेशंस करते, कहीं अफगानिस्तान को तो खाते में नहीं ला रहे थे। अब अफगानिस्तान भी 8 पॉइंट पे बैठी है, न्यूजीलैंड भी 8 पॉइंट पे बैठी है, ऑस्ट्रेलिया भी 8 पॉइंट पे बैठी है और ये 3rd, 4th, 5th पोजीशन है। 1, 2 वाली तो 12 और 14 पे बैठी है, साउथ अफ्रीका। वो तो चलेगा। तो अब देखने की बात है कि आर वी गुड इनफ फर्स्ट ऑफ ऑल टू बीट न्यूजीलैंड से, और उनको भी 70, 75, 80 रन से हराने का, ताकि आप रन रेट बराबर तो कर सके ना। एंड देन यू कैन फोकस के यार अगली गेम में क्या करना है, क्योंकि न्यूजीलैंड का भी आसान मैच आ रहा है, हमसे ज़्यादा आसान है श्रीलंका। हाँ हमें बिल्कुल तो ठीक है। और इंग्लैंड को अगर आप देखें तो वो जनरली एक टफ ऑपोजिशन। सरफराज भाई यही कह रहे थे कि इंग्लैंड को ठीक है बुरा हाल हुआ है, लेकिन जब वो खेलने पे मैं इस पर डिटेल बात भी कर लेते हैं, उनके पास पोटेंशियल है सरफराज 350 साहब से करने का। अच्छा सरफराज साहब, न्यूजीलैंड वाला तो मैच अब सर पे है, कुछ इंजरीज हैं न्यूजीलैंड की। अच्छा, न्यूजीलैंड भी इन अ रो 3 हारा है, हमारे पास आपको लगता है चांस है? उसामा मीर यार खिलाने की बात हो रही है सरफराज साहब, उसामा मीर मुझे तो बहुत इफेक्टिव कभी नहीं लग रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में। अच्छा होगा, डोमेस्टिक में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वर्ल्ड कप की जो रिक्वायरमेंट है उसमें नहीं। अबरार को हमने ट्रेवल रिजर्व में डाल दिया और अब हम उसे ला भी नहीं पा रहे हैं उधर। बिल्कुल ठीक कहा, अबरार भी उधर है और उसके बाद जो एक दूसरा फास्ट बॉलर है जमान, उसको भी आपने रिजर्व में डाला हुआ है जी, जमान आजमान को। वो कम से कम डाइंग आवर में तो अच्छा यॉर्कर वगैरह करता है और इतनी मार भी नहीं खाता आखिर में। तो बहरहाल जो अब टीम बनी हुई है उसी में से ही खिलाना पड़ेगा। तो अब ये वो पंजाबी में कहते हैं, ये जो अपना आपका मीर है, उसामा मीर, ये बड़ा हाई आर्म इसका एक्शन है। वो कहते हैं कोठे से बॉलिंग करता है, बिल्कुल ऊपर से, और उसके बाद आर्म को बेंड भी नहीं करता, ना कमर बेंड करके जोर लगाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है उसका जो हर गेंद ओवर के जो 6 गेंद है
वो मुख्तलिफ जगह पे गिरते हैं। कोई फुल टॉस भी होता है, कोई शॉट हो जाता है और उसमें बैट्समैन को चांस मिलता है। दूसरा जो अब पता नहीं वो दूसरा शादाब फिट हुआ है कि नहीं, सर नहीं जो हुआ, चोट लगी हुई है। शादाब नहीं हुआ फिट। खबरें ये हैं कि शादाब की जगह है उन्हें उसामा मीर एक, और बाकी फिर वो उसी तरह जाएंगे। सलमान अली आगा होगा, इफ्तिखार होगा और उसके साथ हारिस शाहीन और वसीम जूनियर, ये है कॉम्बिनेशन। तो ये नवाज को भी नहीं रख रहे हैं। ये मैं हैरान हूँ कि सारी टीमें जितनी भी वर्ल्ड कप में है वो अपने लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को जरूर खिलाते हैं। सर लेकिन नवाज परफॉर्मेंस भी तो नहीं दे रहा सरफराज साहब। लेकिन वो तो परफॉर्मेंस दे कौन रहा है, ये भी तो बताएं। नहीं स्पिनर में आपके पास अब इफ्तिखार का तो फ्लूक लग रहा है। वो शुरू में आया था, शुरू में हिट आउट नहीं करते बैट्समैन, बाद में मारते हैं। लेकिन ये जो नवाज है इसको तो अगर 8-9 ओवर करे तो 30-40 रन ही होते हैं, इसको 70-80 तो नहीं जाते या 90 नहीं। लेकिन सरफराज भाई 50 के करीब दे रहे हैं। दूसरा मुझे एक और चीज़ नहीं समझ आ रही, आप मुझे सलमान अली आगा को खिलाने पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सरफराज भाई जब उसको खिलाते हैं तो उसको बॉलिंग भी तो कराए ना। ही इज़ एन ऑलराउंडर। उसको आप इफ्तिखार के पीछे कर देते हैं बॉलिंग में, हालांकि इज मोर ऑफ अ स्पेशलिस्ट बॉलर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट देन इफ्तिखार। बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये आया ही एज ए बॉलर था, बिल्कुल शुरू में एज ए स्पिनर आया था, उसके बाद बैट्समैन बन गया। तो इसने बॉलिंग फिर छोड़ ही दी है। तो ये इसको मतलब कि पता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है और ऑलराउंडर की आपको जरूरत है, तो आपने ऑलराउंडर बीच में स्पिन ऑलराउंडर रखे नहीं हुआ। अब नवाज को कहते हैं कि ये ऑलराउंडर है, या आप शादाब को कह दें, तो कभी ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस इन्होंने करके मैच ही नहीं जिताया। तो ये बहरहाल ये बोर्ड की गलतियां जो हैं ये सारी एक्सपोज हो गई हैं। और अब मौजूदा जो चेयरमैन है उसने तो पुराना जो सिस्टम था उसी को कंटिन्यू किया। जी हाँ, तो डोमेस्टिक भी वही कर दिया है, बाकी चीज़ें भी। और उन्होंने कहा कि नहीं यार, जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी नहीं छेड़ूंगा, कोचिंग स्टाफ को भी नहीं। और ठीक भी था सरफराज साहब मेरे ख्याल से, क्योंकि एकदम करते तो बड़ा मसला बन जाता। नहीं जी, फिर सारा मामला इनके ऊपर ही आ जाना था ना, कि अवाम ने भी कहना था, एक्सपर्ट ने भी कहना था जी कि क्यों चेंज लास्ट मिनट पे किया है। एक सिस्टम बन रहा था, चल रहे थे, तो उसको कंटिन्यू करते। तो यही मेरा ख्याल है कि अच्छी खूबसूरत सरफराज साहब एक अगर खबर के मुताबिक आपसे कुछ चीज पूछूं कि क्या मिकी अर्थर की रिमूवल अब होने जा रही है आफ्टर वर्ल्ड कप? मिकी अर्थर क्या जी? फारिग होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद? डेफिनेट फारिग होना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस क्या है देखें, इज नॉट अवेलेबल। तो एक तो ये बड़ी गलती थी कि उसको अवेलेबल ही नहीं है, तो आखिरी दिन आया है, आगे ये डायरेक्टर बना हुआ है और वहां बैठ के $10,000 पर मंथ वो ले रहा है वहां बैठ के। और ये ना समझे कि उसने पैसे नहीं लिए। वो जब से कोच लगा है उस दिन से उसकी तनख्वाह शुरू हो गई है, डार्बी शहर में बैठा है जहां मर्जी। दूसरा ये फिर मैं कहूंगा कि अब इसको कोई रखने की तो जरूरत है ही नहीं, अब नया जो आएगा। लेकिन मैं फिर यही हैरान हूं कि जो 1 माह का बीच में गैप है या 2 माह, उसके लिए तो नया कोई आदमी लेके आएंगे चेयरमैन ये वो। इसके ऊपर मैं मतलब कि चेयरमैन साहब को, सॉरी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा आपके थ्रू कि ये अभी दोबारा रिकंसिडर करें और उतनी देर तक, जितनी देर तक ऑस्ट्रेलिया का टूर शुरू नहीं होता उतनी देर तक मौजूदा बोर्ड को कंटिन्यू रखें, ताकि एक सिस्टम जो बना हुआ है 1-2 माह के लिए आप उसको खत्म ना करें, क्योंकि फिर नया प्राइम मिनिस्टर जो आ जाएगा 2 माह के बाद इलेक्शन है, तो फिर ये सिस्टम धर्म भरम होगा। इसलिए कंटिन्यूएशन रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अच्छा सरफराज साहब, एक और चीज, शाहिद आफरीदी अगर आते हैं तो आपको लगता है कि वो जूनियर लेवल के लिए काम करने आ रहे हैं या वो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन वाली सरफराज भाई इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें। जो मुझे एतराज़ था कि शाहिद आफरीदी शायद टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए तो ठीक प्लेयर हो, लेकिन उसको टेक्निक पे ना लगा दें किसी की ठीक करने में बैटिंग की, क्योंकि उसने तो बेड़ा गर्क कर देना टेक्निक का। ये तो अब आपको ये क्या बताएं कि इंजमामुल हक जब आखिरी मैचेस खेल रहा था तो मियांदार चला गया
एकेडमी के अंदर और इसका बैट ठीक करने लग गया, तो इंतजाम को कि तुम्हारा बैट इधर से आता है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। उसने जो दोस्त बैठे हुए थे उन्होंने कहा यार 8,000 रन कर चुका है ये इंतजाम, अब इसको क्या समझाना है। तो इस तरह की आपने ठीक बात की है कि ये एक नेचुरल जो चीज है उसको चेंज नहीं करना चाहिए, उसको कंटिन्यू करके उसी सिस्टम में ही उसको डेवलप करें और बेहतर करें। तो अच्छा सरफराज साहब, आना ठीक होगा। शाहिद आफरीदी थोड़ा सख्त मिजाज है और इससे पहले भी वो थोड़ा चल नहीं पाए, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि शाहिद आफरीदी सुनते कम है, मतलब वो अपनी अगर बात पर अड़ गए तो अड़ गए फिर। वह ये देखें, अब मेरा ख्याल है कुछ उसको उम्र भी हो रही है, कुछ समझ तो आती है ना, तो इसलिए वो दूसरी चीज शाहीन अफरीदी भी टीम के अंदर है, उसका ये भी है कि मैं बोर्ड के अंदर आके तो दमाल को कैप्टन भी बनवाना है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर के लिए शाहीन अफरीदी को T20 का तो कैप्टन बना दें, ताकि ये T20 में उसने जो ये कारकर्दगी दिखाई है लाहौर कलंदर में, 2 दफा वो जीता है चैंपियनशिप, तो उसका तजर्बा काफी है, ताकि ये बाबर आजम से चीजें थोड़ी कम कर दी जाए, वो जो बोझ है, तो इस तरह का मामला करना चाहिए थोड़ा। सरफराज साहब, आप समझते हैं बाबर से बोझ हटे और बाबर फिर इंशाल्लाह अपनी पुरानी गेम पर आए और फ्री फ्लो खेलेगा तो बड़ा अच्छा खेलेगा? आप बाबर को सिर्फ टेस्ट मैच का तो ठीक है, बाकी तो उसके ऊपर बोझ पड़ा हुआ है और उसको फिर चेंजेस का भी नहीं पता कैसे करनी है क्या करना है। अब आप ये इसी की बात कर लें, ये जो मैच हुआ है साउथ अफ्रीका से, अच्छा बड़ा रिवर्स स्विंग हो रहा है जिसका वसीम जूनियर जूनियर। का वसीम, अच्छा बड़ा स्विंग हो रहा है, उसके अगर 2 ओवर बचे हुए हैं उसको कंटिन्यू कराओ यार, आउट कर रहा है और प्रॉब्लम पड़ी हुई है, उसको चेंज करके स्पिनर ले आया दोनों तरफ से। चले सर, अच्छा उनको क्लोजिंग थोड़ी करनी है। सरफराज साहब आप क्या कहते हैं, सुबह पाकिस्तान जीत सकता है मैच? अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, क्योंकि उनके भी कुछ प्लेयर इंजर्ड हैं, 2 प्लेयर तो उनके मेन इंजर्ड हो गए हैं और एक नया आ गया, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को चांस तो है जीतने का, जल्दी से जवाब में। लेकिन बड़ा मार्जिन जो है उसके ऊपर जोर लगाना पड़ेगा जी। नहीं, कोशिश तो दुआ तो हमारी है, लेकिन ऑन मेरिट से न्यूजीलैंड इंडिया के खिलाफ कमजोर मैच खेली, बट अदरवाइज बहुत अच्छा खेल रही है। इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, लेजेंडरी सरफराज नवाज हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सरफराज भाई। आपका भी, रिजवान हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सुबह जी 12:30 बजे ही हमारी मुलाकात होगी, मैच तो सुबह जल्दी शुरू हो जाएगा, पर हम आएंगे 12:30 बजे, होती है आपसे मुलाकात।